हेलो दोस्तों, लर्न नेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमने कल अपने जल चैप्टर को समाप्त किया, ठीक है। और आज ज़रा हम उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस पेपर्स से आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस में आपके आए हुए हैं यूपीटीईटी और सीटीईटी में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी हम कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ज़रा देख लेते हैं। आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि नीचे दिए गए विकल्प में से किस जल स्रोत का योगदान अधिक है। तो ग्लेशियर, भूमिगत जल, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्लेशियर का आपके जलमंडल में जो योगदान है वो योगदान है 2.155%, ठीक है। भूमिगत जल कौन से हैं? 0.625%। और वायुमंडल कितना है? 0.001%। जलमंडल में इनका इतना योगदान है। अब बताइए, आप बताइए कि इसमें से सबसे अधिक कौन है, अधिक योगदान किसका है। तो देखेंगे कि ग्लेशियर का सबसे अधिक योगदान है, और सबसे कम योगदान किसका है? तो वो है वायुमंडल का, वो है वायुमंडल का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा हम। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? अगर बात करें समुद्र की, तो समुद्र में जलमंडल में जो उसका योगदान है समुद्र का, वो है 97.92%। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, ठीक है। तो समुद्र का 1% भी जल पीने योग्य नहीं होता है। जो पीने योग्य होता है वो कितना होता है? 0.625% वो आपका भूमिगत जल होता है पीने का, ठीक है। तो 0% इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। अगर ये पूछता कि जल का कितना परसेंट पीने लायक है, तो यहाँ आप ये लगा सकते थे। लेकिन पूछ रहा है समुद्र का कितना परसेंट, तो समुद्र का पानी थोड़ी पीते हैं। चलिए आगे आते हैं जरा। जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देख लेते हैं जरा। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, चाहिए ही चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है, आवश्यक है। जल असंख्य पादपों को का आवास होता है, स्थल मतलब आवास स्थल है। जल पादपों, जो भी लोग जल पादप है, जल के पेड़ पौधे हैं वो, ठीक है, उनका आवास स्थल क्या होता है? जल में ही होता है। ये भी सही है। फिर देखते हैं लास्ट क्या कहता है, जल धरती की नमी को अवशोषित करता है। क्या ये सही है क्या? ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? यही आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही एक असत्य है। इसको क्या करेंगे? इसे ठीक आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि वाष्पन और संघनन होता क्या है। तो वाष्पन का मतलब ये होता है कि जो आपका वर्षा जल है या किसी प्रकार का जल है, ठीक है, वो ताप से क्या होता है? वाष्पित होता है। वाष्प मतलब वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे संघनन होता है, संघनन होता है। और फिर संघनन होके, संघनन मतलब क्या होता है कि जो वाष्प है, जो आपका गैस है, गैस से पानी का रूप लेना, द्रव का रूप लेना कहलाता है संघनन, ठीक है। और संघनन से क्या बनता है? बादल बनते हैं। संघनन से क्या बनता है? बादल बनते हैं। तो इसको हम जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लगाएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो वाष्पन, संघनन, बादल, वर्षा, कोई मिल रहा है आपको? यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सोर्स नहीं है इसका। देखते हैं, वाष्पन, वर्षा, यानी कि जो वर्षा का जल है उससे वाष्पन, और जो बादल बनाता है वो क्या है? संघनन, ठीक है। जो बादल बनाता है क्या होता है? संघनन, यानी कि संघनन से बादल बनते हैं, ठीक है। इसका भी कोई क्लू नहीं दे रहा है। आगे आइए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। इसमें क्या दिया है? वायुमंडल ये, भूगर्भ इतना, महासागरों का इतना, ये
चलिए सम्मिलित करते हैं जरा, हम देखते हैं। तो वायुमंडल का कितना परसेंट है? 0.01%। भूगर्भ में 0.625%। महासागरों में 97.2%। ग्लेशियर में ये 2.15%। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। देखिए, देखते हैं अच्छा सही कौन है। तो ए का कौन सा गया है? बी दो गया है ना। देखिए यहाँ पे ए का कौन सा गया है? या एक है, गलत है। या ए का 4 दिया है, गलत है। ए का 2 दिया है, ये सही हो सकता है। ए का 3 दिया है, ये गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा? आपका 3 वाला। ठीक है, चलिए आगे आते हैं ज़रा। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी का बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने का क्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्षा, जल चक्र, वाष्पोत्सर्जन या संघनन? तो क्या कहलाएगा? जल चक्र कहलाता है। ठीक है, जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या है? मतलब लगातार कैसे चलता रहता है ये? तो कैसे चलता रहता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका, सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, सही है। सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, ये भी सही है। जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों सही हैं, यानी कि ये सभी। आगे आते हैं। जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? थोड़ा नमकीनापन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या? क्वथनांक वृद्धि होगी, हो सकती है। क्वथन में कमी आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है। हिमांक में वृद्धि होती है, हिमांक में वृद्धि नहीं होगा। तो क्या होता है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं जरा। महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिला होता है। नमक, नमक जानते हैं ना आप, सबसे ज़्यादा लवड़ी है। ठीक है, जानते हैं ना, महासागर से ही, समुद्र से ही आपका बनते हैं नमक वगैरह। आगे आइए। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है, बर्फ को पिघलाने के लिए उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 336 जूल, ठीक है, उष्मा की आवश्यकता होती है। ये सारा हमने आपको बताया था। ठीक है, ये सारा हमने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं ज़रा। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर? मृत सागर। मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सबसे ज़्यादा लवणीय है। यहाँ इतना लवण है कि जो यहाँ के जीव जंतु हैं, ठीक है, वो इसके लवणीय होने के कारण मर जाते हैं। इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। अगर आप इस सागर में लेट जाते हैं जाके, तब भी आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि लवड़ी होने के कारण जल की घनत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती हैं, क्योंकि जल का घनत्व कम होता है। घनत्व कम होता तो क्या मछलियाँ जीवित रह जाती? ठीक है, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। ठीक है, जो झील का पानी है उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है बर्फ से। तो बर्फ क्या होता है? ऊपर रह जाता है। ठीक है, और नीचे क्या होता है? पानी होता है खाली। ठीक है, पानी पूरा होता है, जिससे मछलियाँ उसमें तैर लेती हैं, अन्य जीव उसमें तैर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका दूसरा सही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। 13वां, विचार करना भाई। स्पर्श गंगा अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। गलत है, पहले बता दें आपको। तरुण भारत संघ राजस्थान से संबंधित है, ये सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड होगा ये।
ठीक है। और दूसरा, तरुण भारत संघ राजस्थान संबंधित है, जी हाँ है। और यहीं पे जल पुरुष, जल हमारे जो पुरुष हैं राजेंद्र सिंह, ठीक है, वो तरुण भारत संघ से ही संबंधित है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो कौन सा सही होगा आपका? केवल दूसरा। चलिए, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास का बाहरी सतह जल कर दिखाई देता है। वहाँ पे बाहरी सतह पे देखते होंगे आप, जब बर्फ डालेंगे गिलास में तो क्या होगा, वो बाहर पानी का कुछ बूंद दिखाई देने लगता है। तो उससे क्या होता है, द्रवीकरण के कारण, द्रवीकरण के कारण, क्योंकि वहाँ वाष्पीकरण तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे द्रवीकरण होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जरा। जब बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, बोतल टूट जाती है। तो होता क्या है, जब पानी जब जमेगा तो थोड़ा सा उसका क्या होगा, उसका जो एरिया होता है बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, साथ ही वो कठोर हो जाता है बर्फ जमने से। तो क्या होता है, बोतल टूट जाती है, बोतल क्या होता है, टूट जाती है। चलिए आगे आते हैं जरा। ये देखिए सी टेट के लिए, इसकी वाहक एक मच्छर की प्रजाति है। इस प्रजाति के मादा मच्छर ही इसके कारक तथा वाहक हैं। ये मच्छर सामान्यतः दलदली वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, परंतु ये मच्छर सामान्यतः साफ तथा स्थिर पानी में वृद्धि करते हैं, ठीक है, जहाँ स्थिर पानी रहता है, रुका रहता है पानी। यह रोग भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो कौन सा है ये, मादा मच्छर एनोफिलीज, याद है ना आपको, एनोफिलीज। तो वो क्या है आपका, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल का अधिकतम तापमान जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर ऊपर बर्फ जमा रहेगा पानी के, तब भी जो नीचे आपका जल का जो वो रहेगा डिग्री सेल्सियस, वो कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान अधिकतम रहता है। ऊपर बर्फ नीचे पानी रहेगा तब भी इतना रहता है, इससे अधिक मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, अधिक तो हो ही सकता है, ठीक है। क्या होगा, दोनों, ठीक है। आगे आते हैं। भारी जल प्राप्त किया जाता है, भारी जल प्राप्त किया जाता है। तो बताया गया था आपको, भारी जल कैसे प्राप्त करेंगे आप, अधिक समय तक अगर जल वैद्युत अपघटन कराया जाए, ठीक है, तो हमें कठोर जल या भारी जल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जल को हम किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, जल को छानकर, जी छानकर हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। जल को उबाल कर सकते हैं, जल में क्लोरीन द्वारा कर सकते हैं। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी तरीकों से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल के उपयोग में शामिल है, कौन सा भारी मतलब भारी जो जल है उसको उपयोग में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। भारी जल से, कठोर जल से हम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। नाभिकीय संयंत्रों का मंदक, ठीक है, ये भी करते हैं, बनता है। तत्वों के कृत्रिम रूपांतरण, ये तत्वांतरण नहीं रूपांतरण हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये सभी पे लगा देंगे। आइए जरा बात करते हैं, निम्नलिखित पर विचार करिए, विचार कर लीजिए आप, विचार करिए, हम भी विचार करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कौन से जल की कठोरता का कारण होता है, कौन सा होता है भाई। तो ये आपका ये भी होता है, आपका ये भी होता है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता, बाइकार्बोनेट नहीं रहता, सल्फेट रहता, सल्फेट रहता, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके जल के कठोरता के कारण होते हैं, ठीक है, जल की कठोरता के कारण होते हैं। तो यहाँ क्या होगा आंसर, यहाँ पे
केवल 2 या 3 कर सकते हैं आंसर, केवल को हटा दीजिए, 2 और दूसरा और तीसरा आपका आंसर है। आगे आइए, कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है? तो रोगवाहक सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति। ऐसा होता है क्या? तो शुद्ध कैसे हुआ? आसवन द्वारा नहीं। आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन, सही हो सकता है। हानिकारक रसायनों की उपलब्धता, नहीं सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। अगला आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर लीजिए विचार। शुद्ध पेयजल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वच्छ तथा पारदर्शक होता है। जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? कोई भी असत्य नहीं, दोनों सत्य है। तो क्या हो जाएगा? न तो 1 न ही 2। अच्छा, ऐसा कुछ ऊपर भी दिया था क्या? ऊपर भी कुछ ऐसा दिया था क्या? हाँ, ये तो सही है, सत्य पूछा है ना। ठीक, आगे आते हैं। कहाँ तक हो गया था? ब्लीचिंग पाउडर ये वाला हो गया था। ठीक है, चलिए। जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। ठीक है, जल का उपयोग हानिकारक का हो जाना, ये भी होता है, ये भी होता है। जल के तापमान में वृद्धि, यानी कि गर्म जल होते हैं ना कारखानों में, वो भी क्या है? आपके जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल शरीर में उपाचय की क्रिया में सहायक होता है भाई। ठीक है, उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। जल शरीर के तापमान को अनुकूलित बनाए रखने में सहायक होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 और दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? हैजा होता है, पीलिया होता है, चेचक नहीं, ये चेचक नहीं होता, टाइफाइड होता है, पेचिस होता है। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ कौन सा होता है? डायरिया भी होता है। ठीक है, डायरिया भी होता है, अतिसार भी होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 5, 1 2 4 5 ये है। आगे आइए, मिनी माता रोग किस धातु के घुलने से होता है? बताया था, कैडमियम से क्या होगा? कैडमियम से आपका इटाई रोग होगा, और पारा से आपका मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मिनी माता रोग होता है। चलिए आगे आइए, दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को उबाल कर पीना चाहिए, सही है। पानी में शुद्धता बनाए रखने के लिए उसमें फिटकी डालना चाहिए, ये भी सही है। पानी में क्लोरीन मिलाना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी आपका सही है। आगे आइए, मलेरिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रोनाल्ड रॉस इन्होंने खोज की थी। ठीक है, मलेरिया जो वो था आपका बीमारी थी, उसका इन्होंने खोज किया था। रॉस को मलेरिया के कारक खोजने में, मतलब उनका कारण ढूंढा कि मच्छर से काटने से होता है। ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये सही है। सिनकोना के छाल से कोनाइन प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्न में से किस जल स्रोत का घनत्व सबसे अधिक है? तो दोनों जो है आपके साधारण जल हैं, मतलब जो आपका कोई भी ऐसा लवड़ी वाला नहीं है, अमृत सागर जैसा नहीं है, दोनों क्या है? उपरोक्त दोनों समान है। आंसर हो जाएगा। बाढ़ आने का कारण क्या होता है? बाढ़ आने का कारण क्या होता है? तो बांधों का टूट जाना या एकाएक पानी का निकासी हो जाता है, सही है।
नदियों के उद्भव क्षेत्र में वनों के विनाश होना, ये भी सही है। मौसमी तूफान बादल फटने के द्वारा, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी। ठीक है, एक दो प्रश्न ज़्यादा देख लेते हैं जो यूपीटीटी वगैरह में कुछ आए हुए हैं, और हम कल केवल देखेंगे, कल देखेंगे प्रीवियस पेपर्स को जो कि आए हुए हैं जल चैप्टर से। ठीक है, जल जनित रोग, जल जनित रोग, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अतिसार मैंने बताया था ना, अतिसार आपको ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 71% तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? ठीक है, तो क्या है वो, जल से। पृथ्वी का 71% किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। ठीक है, चले आगे आते हैं ज़रा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो विश्व में जल संकट का कारण होता है नगरीकरण, शहरीकरण। शहरीकरण की वजह से हो क्या रहा है, लोग पोखरों तालाबों आदि को पाट दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, जल संकट आने के कारण बनेंगे और आगे और बनेंगे। क्योंकि तालाब वगैरह रहता था तो जो पानी होता था वाष्पित होकर ऊपर जाता था, जो वर्षा का कारण होता था। ठीक है, और जब पानी तालाब रहेगा ही नहीं उधर तो वर्षा कहाँ से होगी? ठीक है, तो ये जल संकट आने के कारण है। यहाँ आगे नहीं है, तो हम कल ज़रा देखेंगे प्रीवियस पेपर्स को। ये जो थे आपके जल चैप्टर से आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल चैप्टर से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीज़ों को आप तैयार रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, और आज से आपको मैथ की क्लास भी मिलनी शुरू हो जाएगी। आज से आपको मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी मिलनी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।